हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जर्नल स्टार्ट किया था और मैंने आपको थोड़ा सा तरीका बताया था कि जर्नल कैसे बनाते हैं और जर्नल का मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आप लास्ट वीडियो में कवर कर लेना। फिर मैंने आपको बताया था कि आज वाली वीडियो में मैं कुछ और डिफिकल्ट एंट्रीज कवर करूंगा। तो कुछ मैंने आज यहां पर एंट्रीज लिखी हुई हैं, ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, इनका हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे इसको, और नेक्स्ट वीडियो में जो बच जाएंगी एंट्रीज उनको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जर्नल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट दे रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा जर्नल नहीं बनाऊंगा, मैंने केवल फॉर्मेट बताया। जर्नल कॉलम आपको याद होगा 5 डेट पर्टिकुलर्स, और ये छोटे वाला कॉलम कौन सा होता था, LF लेजर फॉलियो। फॉलियो मतलब पेज नंबर। मैंने बताया था जब लेजर सीखेंगे तो उसका एक पेज नंबर वहां पे डलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, यहां आपको कुछ नहीं करना। फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जर्नल एक बार मैं बता देता हूं क्या था। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी जिसमें ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। अब जरा स्टार्ट लेते हैं हम लोग, कैसे करेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जरा ध्यान से समझना, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मैंने बताया था ट्रांजैक्शंस जो होंगी उनसे कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट जरूर कर रहे होंगे। और क्यों कर रहे होंगे, इसके पीछे एक प्रिंसिपल काम करता है हमारा, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसमें बता रखा है जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका इंपैक्ट कम से कम 2 जगह जरूर पड़ेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो अब अगर हम यहां पे देखें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस या कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस कौन स्टार्ट करेगा, बिजनेसमैन करेगा। कैसे करेगा, बिजनेस में पैसे लगाएगा। थोड़ी देर के लिए आप ये मानो कि आप लोग बिजनेसमैन हो और मैं आपका बिजनेस हूं। सर ये कैसी बात कर रहे हो। एक प्रिंसिपल होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कंसेप्ट या प्रिंसिपल एक ही मतलब समझ के चल रहे हैं। इस प्रिंसिपल में क्या बता रखा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग माने जाते हैं। हम बिजनेस की बुक्स मेंटेन करते हैं ना कि बिजनेसमैन की। इसीलिए हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। एक एग्जांपल हो, आप लोग मार्केट जाते हो, हां सर खूब जाते हैं। आप वहां से सामान परचेस करते हो, बिल्कुल करते हैं सर, सामान भी परचेस करते हैं। तो ये बताओ, जो सामान परचेस करते हो और जो शॉपकीपर है वो जो आपको बिल देता है, कभी नोटिस किया है उस बिल पर किसका नाम होता है, शॉप का या शॉपकीपर का। तो आप सबका आंसर होगा कि सर उस बिल पर हमेशा शॉप का नाम होता है। तो बुक्स किसकी बनाई जा रही हैं, शॉप यानी कि बिजनेस की बुक्स बनती हैं ना कि बिजनेसमैन की। इसलिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचेंगे। जब भी हम अकाउंट्स की बात करेंगे, चाहे कितनी बड़ी क्लास में पहुंच जाएं, हमेशा बिजनेस के नजरिए से ही हम लोग बात करेंगे। राइट, वापस आता हूं। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए। तो मैं बोल रहा था थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को बिजनेसमैन मानो, मैं आपका बिजनेस, हम दोनों अलग अलग हैं। किस कंसेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। किसकी बुक्स मेंटेन करनी है, बिजनेस की बुक्स मेंटेन करनी है। आपने मुझे पैसे दिए तो कौन सा अकाउंट आया, पैसे दिए, कैश। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था पैसे आते हैं तो डेबिट, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसे आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। या कैश हमारी एसेट है, एसेट को डेबिट किया जाता है। याद है ना, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां लिखने का तरीका एक बार फिर याद दिलाता हूं। डेबिट वाला कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और हमेशा पहले डेबिट वाला ही लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, मैंने डेट नहीं है, समझाने के लिए। आज कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, लिखने का तरीका लास्ट वीडियो में कवर कर चुका था। तो कैश अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है पैसे, आप लोग दे रहे हो, बिजनेसमैन दे रहा है। तो सोचो आप जब मुझे पैसे दे रहे हो तो ये मेरे पास पैसे आ गए। थोड़ी देर के लिए जो मार्कर है आप समझो ये मेरे पास पैसे आ गए, जो पैसे आपने बिजनेस में लगाए हैं।
तो ये बताओ, ये क्या मेरे पैसे हैं? नहीं, ये किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। तो ये मेरे लिए क्या है? किसी और के पैसे मेरे पास अगर रखे हुए हैं, मैंने किसी और के पैसे ले लिए, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए लायबिलिटी है। अरे मेरा पैसा नहीं है, ये किसी और का पैसा है, तो क्या हुआ? ये मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी को क्या करते थे? क्रेडिट किया जाता था। वही जो फिर बोलूंगा, पिछली वीडियो में सब ये बातें बताई थी कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो सेम, डिक्रीज तो चेंज। तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से? इसका नाम रखेंगे हम लोग कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस में जब भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसके नाम की जगह उस लायबिलिटी को हम लोग कैपिटल बोलेंगे। तो ये कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी भी बोली जाती है। जब बिजनेसमैन से पैसे लिए जाते हैं तो इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी को हम लोग कैपिटल बोलेंगे। डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट। और फिर नरेशन मैंने बताया था, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन लिखनी जरूर है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारी पहले नंबर की जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। तो इसमें हमने एक दो बातें आपने ध्यान दिया तो मैंने दो प्रिंसिपल बताए। एक तो ड्यूल एस्पेक्ट बताया था, कम से कम दो जगह इंपैक्ट आएगा, और एक मैंने क्या बताया आपको? बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी। और कैपिटल कब लिखेंगे? जब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा। कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, किसको मिलेगा? कैपिटल किसने दी? देखो, आप लोगों ने मुझे ये कैपिटल दी थी। मैंने बोला था थोड़ी देर के लिए मारकर आप कैपिटल की तौर पे देखो। आपके 1 लाख रुपए, ये कैपिटल है आपकी, 1 लाख रुपए मेरे पास रखी हुई है। इस पर मैं आप लोगों को इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरे लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या? बोलो। मेरे लिए एक्सपेंस। आपके लिए क्या? आपके लिए इनकम। सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, और रूल कहता है एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं, इंटरेस्ट का पैसा मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे कैपिटल के तौर पे 1 लाख दे रखे थे एग्जांपल के तौर पे। अब मैं जब आपको इंटरेस्ट दूंगा तो सोच के बताओ, क्या बुला के दूंगा? नहीं भाई। जैसे बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं, बुला के देते हैं? नहीं, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। सेम वे में आपकी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगी हुई है, मेरे पास आपका पैसा रखा हुआ है, मुझे इंटरेस्ट देना है, मैं इसी में ऐड कर दूंगा। सपोज 5000 इंटरेस्ट के देने हैं, तो अब मैं ये कहूंगा कि भैया बिजनेसमैन, अब आपकी कैपिटल 1 लाख की जगह 1,05,000 हो गई है, जब चाहो तब निकाल लेना। तो इससे आपकी कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? कैपिटल इंक्रीज, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इंक्रीज तो सेम, यानी कि कैपिटल को क्रेडिट ही करेंगे। तो यहां पर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट कर दिया। कैपिटल इंक्रीज, इसलिए क्रेडिट कर दिया। अमाउंट मैंने नहीं लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में होगी। आप उसी की तरीके से डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट। थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड देखते हैं, सैलरी पेड टू राम। बड़ी कंफ्यूजन वाली ये वाली ट्रांजैक्शन है, अधिकतर बच्चा इसको गलत कर देता है। सैलरी पेड टू राम। एक और एग्जांपल जरा दिमाग में रखो। आपके घर में काम चल रहा है, ठीक है? सपोज आपका जो मकान है, आपका जो घर है, आप ऊपर एक कमरा और बनवा रहे हो। आपने लेबर को बुलवाया, लेबर आई, सुबह आई, पूरे दिन काम किया, शाम को जाते समय आपने उस लेबर को पैसे दे दिए। अब आप सोच के बताओ, क्या उस लेबर का नाम जानने की जरूरत है कि आपने किसको पैसे दिए? कोई मतलब ही नहीं भाई। आपने उससे सर्विस ली, बदले में पैसे दे दिए, मुझे उसके नाम से क्या लेना देना। एक और एग्जांपल सोचते हैं। देखो, आप किसी शॉप पे गए,
आपने सामान खरीदा और उसको पैसे दे दिए, तो कभी शॉपकीपर ने आपको बुला के बोला है कि भैया एक मिनट सुनो, अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? कभी हुआ ऐसा? नहीं, क्योंकि उसे क्या मतलब है, आपने सामान खरीदा, आपने उसको पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर, उसे आपका नाम जानने की क्या जरूरत है? इसी में एक एग्जांपल और ऐड करूं, अब की बार आप फिर से उस शॉप पे गए, आपने सामान खरीदा लेकिन इस बार पैसे अभी नहीं दिए, कहने का मतलब है उधार में खरीदा, तो क्या इस बार शॉपकीपर आपका नाम रिकॉर्ड करेगा? हां सर, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? वो रिकॉर्ड करेगा कि इनसे हमारे को फ्यूचर में इतने पैसे लेने हैं। तो 3 एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हम अपनी बिजनेस की बुक्स में उन्हीं लोगों का नाम रिकॉर्ड करते हैं जिनसे कुछ लेना होता है या जिन्हें कुछ देना होता है। अब जिनसे ना तो कुछ लेना है ना कुछ देना है, हिसाब बराबर चल रहा है, उनका नाम रिकॉर्ड करने की कहां नीड पड़ रही है? तो उनका नाम हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें नाम की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो हमने राम को सैलरी पे करी, सर्विस ली राम से, बदले में पैसे दे दिए, तो मुझे राम के नाम को रिकॉर्ड करने की कहां जरूरत पड़ रही है? राम से ना तो पैसे लेने हैं ना देने हैं, सर्विस ली, पैसे दे रहे हैं। तो अगर 2 अकाउंट में आपसे पूछूं तो कौन कौन से हैं? एक तो सैलरी और एक पेड। राम के नाम से कोई भी लेना देना हमारे को नहीं है। पेड मैंने बताया था ना, अगर पेड और रिसीव्ड होता है तो उसका मतलब क्या होता है? कैश। तो सैलरी हम दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है और क्या जा रहा है? पैसे जा रहे हैं। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट किया जाता है। कैश हमारी एसेट है, ऐसे भी कह सकता हूं, एसेट का डेबिट बैलेंस, और जब कैश कम होगा, एसेट कम होगी तो बैलेंस को चेंज कर दूंगा, यानी कि क्रेडिट कर दूंगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक और बात, मैं ये भी कह सकता हूं कि अधिकतर जर्नली बोल रहा हूं, 100% नहीं, जर्नली जितने भी ऐसे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल का मतलब होता है जो खर्चे और इनकम से रिलेटेड होते हैं, उनमें अगर नाम आ जाए तो 99%, फिर बोल रहा हूं 100% नहीं, तब तक धीरे धीरे जैसे आप सीख रहे हो तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि वो 1% क्यों नहीं बोल रहा हूं। तो अधिकतर ट्रांजैक्शंस में नाम की इंपॉर्टेंस नहीं होगी अगर वो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होगा। तो 1% में नाम लिखा जाएगा, तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर आप साथ साथ बने रहोगे, समझते रहोगे, तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यहां नाम लिखना है, यहां नाम नहीं लिखना है। लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि भैया सर्विस ली, पैसे दिए, हिसाब बराबर, नाम की कोई नीड नहीं है, इग्नोर करो। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाले। बताओ कौन निकालेगा पैसे प्राइवेट यूज के लिए? सर बिजनेसमैन निकालेगा। कहां से निकालेगा? बिजनेस में से निकालेगा। बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसे निकाले अपने पर्सनल खर्चों के लिए। ये इंप्लाइड है, लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि बिजनेसमैन ही निकालेगा, बिजनेस में से ही निकालेगा। तो बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। तो अब सोचो आप कौन थे? बिजनेसमैन। आपने यहां जो आपके पैसे रखे हुए थे, पैसे निकाल के ले गए, इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का बैलेंस कौन सा होता था? सर डेबिट होता था। तो ड्रॉइंग्स डेबिट। और क्या चले गए? पैसे चले गए। और जब पैसे जाते हैं तो पैसों को यानी कि कैश को क्रेडिट किया जाता है। ये कैश तो देखो हमारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो क्या एंट्री बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश की बात बता रहा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल याद रखना कैश के लिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चाहे एसेट वाला लगा लो, बार बार बोलता हूं मैं, चाहे एसेट वाला लगा लो। कैश आ रहा है इंक्रीज तो डेबिट, जा रहा है डिक्रीज तो क्रेडिट। लेकिन सिंपल बार बार बोल रहा हूं, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो विड्रू फॉर प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स को डेबिट किया जाता है, रूल में बता रखा था, ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। टू पैसे चले गए, टू कैश अकाउंट, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट किया जाता है, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। आज मैंने अमाउंट नहीं लिखी है, केवल कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं।
आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब इसमें भी जरा एक एग्जांपल बताना आप मुझे, फिर बात करेंगे। आप मार्केट से एक कंप्यूटर परचेस करके लाए, 50,000 रुपए का कंप्यूटर था। लाने में घर तक आपने 2,000 रुपये उसका भाड़ा खर्च कर दिया, 2,000 रुपये उसका किराया वराया लाने में खर्च कर दिया। और उसके बाद आपको लगा इसमें कुछ और सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ और करवा लेते हैं, कुछ और अपडेट कर देते हैं। तो आपने टेक्निकल पर्सन को बुलाया और एट ए टाइम उसको बुला के आपने 3,000 रुपये में उसको थोड़ा बहुत और अपडेट करवा दिया। अब आपके दोस्त ने पूछा, भाई बहुत बढ़िया कंप्यूटर है, कितने का लिया? तो आप क्या आंसर दोगे? 50 का बताओगे या 55 का बताओगे, सारा का सारा खर्चा ऐड करके? तो आप में से जो बोल रहे हैं 55 वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और जो 50 बोल रहे हैं वो अपनी बात को सुधार लेना। जनरली वैसे मुझे लग रहा है कि आपका आंसर 55 ही आ रहा होगा। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एसेट्स को बनाते या खरीदते समय जो भी खर्चा करेंगे वो हमेशा एसेट्स के नाम से ही डेबिट किया जाएगा। वो एसेट में ही डेबिट करते हैं, एसेट में ही प्लस किया जाता है। अरे और देखो ना, बहुत सिंपल सी बात बताऊं, अगर मकान बन रहा होता है, घर बन रहा होता है, तो उस समय मटेरियल भी आता है, लेबर भी लगती है, खर्चे भी लगते हैं। और जब मकान पूरा बन के तैयार होता है तो आप सब कुछ जोड़ जाड़ के ये तो बताते हो कि मकान हमारे को इतने का पड़ा, या ये बताते हो नहीं जी मटेरियल इतने का लगा, लेबर इतने की लगी, ये उतने का लगा। नहीं, सब खर्चे उस समय ऐड करके तब बताते हो हाँ जी मकान हमारा इतने का बन गया है। तो क्या प्रिंसिपल निकल के आ रहा है कि एसेट्स को खरीदते और बनाते समय जो भी एक्सपेंस करेंगे वो एसेट्स के नाम से ही लिखा जाएगा, खर्चों के नाम से नहीं लिखते। कसम खा लेना कि एसेट्स को खरीदते और बनाते समय जो भी खर्चा करोगे वो एसेट्स के नाम से ही लिखोगे। तो वेजेस पे करी इंस्टॉल कराते समय, इंस्टॉल मतलब जब मशीनरी खरीद के लाओगे तो उसको लगवाने में जो खर्चा किया होगा, तो बताओ वेजेस के नाम से लिखेंगे या मशीनरी के नाम से? मशीनरी के नाम से, क्योंकि एसेट को खरीदते समय खर्चा किया जा रहा है। तो एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, मशीनरी, क्योंकि एसेट को डेबिट किया जाता है। और बताओ पैसे जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। तो आपने मशीनरी खरीदी, उस समय इंस्टॉलेशन का खर्चा पे किया है, पैसे गए, मशीनरी एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं। रूल अगर याद है ना तो फटाफट एंट्रीज बनती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल्स अच्छे से पढ़ लो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करे थे। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन का मतलब आपने मशीनरी खरीदी सपोज अप्रैल 1 में, चलो मशीनरी थोड़ी देर के लिए साइड में करता हूं, गाड़ी बोलता हूं। आप एक गाड़ी खरीद के लाए, कार खरीद के लाए अप्रैल 1 में। आपने पूरे साल गाड़ी को चलाया, 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, पूरे साल गाड़ी को दौड़ाया। जब पूरा साल हो गया, 31 मार्च आई, तो बताओ अब भी गाड़ी की वैल्यू क्या 10 लाख रुपए ही रहेगी? नहीं सर, गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, शोरूम से उतरते ही कम हो जाती है। यहां तो आपने उसको चलाया भी है, टाइम भी बीता है, तो एसेट की वैल्यू में जो कमी आई, सपोज अब गाड़ी की कीमत 8 लाख रह गई, कितने से रिड्यूस हो गई? 2 लाख से। यही 2 लाख हमारा डेप्रिसिएशन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो ये 2 लाख रुपए से गाड़ी की वैल्यू कम हुई, ये बताओ फायदा है नुकसान है? सर नुकसान है। नुकसानों को क्या करते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं? रूल क्या कहता था? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो नुकसान है इसलिए डेबिट करेंगे। और ये बताओ एसेट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा? एसेट्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? सर कम हो गई एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता था, डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अब क्या एंट्री बनी? 2 अकाउंट कौन कौन से आए? सर एक तो आया डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस एंड लॉस, इसलिए डेबिट। और सर मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर 1000 एंड क्लेम एडमिटेड 800। आग से गुड्स जल गए,
सर बताओ जल्दी से, फायदा या नुकसान? सर इसमें क्या सोचना, नुकसान ही हुआ है, आग से गुड्स जल गए। तो नुकसानों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर पॉइंट नंबर 7 लॉस हो गया हमारे को, और आप लोग कह रहे हो कि लॉस को डेबिट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लॉस बाय किससे हुआ ये सर फायर से हुआ है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2 नई बात, आपने दुकान में सामान खरीद के रखा, यानी कि परचेजेज हुई, और उसमें से कुछ सामान जल गया, यानी कि आपकी परचेज रिड्यूस हो गई, है ना भाई। आप खरीद के रखते जा रहे हो, 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 परचेज होती जा रही है, और उसमें से कोई सामान जल गया, चला गया, चोरी हो गया, फ्री में किसी भी वजह से गया हो, फ्री में किसी भी वजह से गया हो, तो जो सामान खरीदा था वो आपका कम हो गया। इट मींस परचेज कम हो गई। और परचेज का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। परचेज को एक्सपेंस मानते हैं ना, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। परचेज कम हो गई तो क्या करें, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। तो टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि जब भी हमारे पास से फ्री में गुड्स जाएंगे, चाहे वो जल जाएं, चाहे वो चोरी हो जाएं, चाहे वो हमारा बिजनेसमैन निकाल के ले जाए, चाहे हम किसी को चैरिटी में दे दें, किसी भी वजह से अगर हमारे पास से फ्री में गुड्स जाएंगे, इसका मतलब हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, यानी कि जो हमने परचेस करी थी वो कम हो जाएगी। परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो उन हर केस में परचेस को क्रेडिट किया जाएगा। आई बात समझ में? कितने के गुड्स थे ये, 1000 के। तो यहां पर 1000 बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई, इसी में ये इसकी फर्स्ट एंट्री, 7th की सेकेंड एंट्री। हमने इसका इंश्योरेंस करा रखा था, और हमने जब इंश्योरेंस करा रखा होगा तो हम तो कंपनी वालों को जाके सीधे यही बोलेंगे कि कंपनी हमारा 1000 रुपए का सामान जल गया है, लाओ हमारे को 1000 रुपए का क्लेम दो, हमने इंश्योरेंस करा रखा है आप लोगों से। तो उसकी भी तो एंट्री डालेंगे, उसको बोलते हैं क्लेम को लॉज करना, क्लेम डालना। तो उसकी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में अपने पैसे लेने होते हैं। डेटर हमारी एसेट होते हैं, एसेट को डेबिट किया जाता है, इसलिए मैंने इसको बोला भी ऐसे ही, इंश्योरेंस कंपनी डेटर। मैंने स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी, आप लोग पूरा लिखना, मैं बार बार बोलता हूं। इंश्योरेंस कंपनी डेटर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं, 1000 लेने हैं भाई, हम तो पूरे 1000 रुपए ही मांगेंगे। और 2 ये जो लॉस बाय फायर था, इसी के तो पैसे मांग रहे हो, तो ये हमारा लॉस यानी कि अब कम हो जाएगा। जब भाई 1000 रुपए हम मांग रहे हैं और वो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं वो दे देंगे, तो ये जो लॉस था, इस लॉस को हम कैंसिल कर दें, हटा दें। और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। जैसे मैथ्स में +4, इसको मैं कहूं 0 बना दो, तो आप कहोगे सर -4 कर दो। और मैं कहूं अच्छा -4 ऐसे 0 बनाओ, तो आप कहोगे सर +4 कर दो। तो सेम अकाउंटेंसी में अगर डेबिट है 0 बनाना है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है 0 बनाना है तो डेबिट कर दो। तो यहां पर टू लॉस बाय फायर, क्योंकि हमने यहां पर क्लेम डाल दिया, तो हम बड़ी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो ये जो नुकसान था ये हमारा खत्म हो गया। बीइंग क्लेम लॉस्ड, LODGED, लॉस्ड, हमने क्लेम डाला। अब जी हमने क्लेम तो डाल दिया, उनका सर्वेयर आया, उसने बोला जी नहीं आप गलत कह रहे हो, आपका नुकसान 1000 का नहीं हुआ है, हम आपको 1000 का क्लेम नहीं दे सकते। भाई उनका सर्वेयर आता है, वो जो रिपोर्ट बना के जाता है, उसी के बेस पे हमें फिर क्लेम मिलता है। तो हमारे क्वेश्चन में वो कह रहा है जी आपका जो क्लेम होगा वो 800 रुपए ही हम आपको पे करेंगे। चलो जी ठीक है, 800 रुपए तो जब क्लेम अब उसने बोल दिया, अब उससे ऊपर हम क्या कह सकते हैं, हम तो चाह रहे थे कि 1000 मिले। अब क्वेश्चन कह रहा है नहीं, उसने क्लेम ही 800 का पास किया, तो ठीक है 800 रुपए मिल गए, पैसे आ गए। जब पैसे आ गए, इसकी थर्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि 7th में टोटल 3 ट्रांजैक्शन बनी, पैसे मिल गए, तो यहां पर मैं बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट किया जाता है। सर कैश क्यों नहीं लिखा,
देखो जनरली होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देंगी वो कैश नहीं देंगी, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी, इसलिए बैंक वर्ड लिखा है। बुक में हो सकता है, कुछ बुक में आप देखो तो कैश लिखा हो तो वहां एज्यूम कर लिया है कि वो पैसा आपको दे दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आप भी जानते हो। इंश्योरेंस कंपनी अगर पैसा देगी तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और आजकल तो अधिकतर ट्रांजैक्शन ही बैंक के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 800। अच्छा बताओ लॉस कितने का हुआ हो गया हमारे को, अब 200 रुपए का लॉस हो गया है ना, 1000 का था 800 मिले, 200 का लॉस तो अभी भी रह गया। तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ये ध्यान रखना, ये लॉस डेबिट होगा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये आगे मैं बहुत जल्दी अपनी क्लास में कवर करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां समझा दूंगा। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है, लॉस हुआ है, लॉस को डेबिट करते हैं, ये बात तो याद है। किस नाम से लिखेंगे, इसे हम P&L अकाउंट शॉर्ट में लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में P&L अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और 2, ये पैसे कहां से आए, किसका हिसाब बराबर हो गया, देखो हमने इंश्योरेंस कंपनी वालों को डेटर बना रखा था ना कि उनसे पैसे मिलेंगे। अब भैया वो पैसे दे रहे हैं और बाकी हमने नुकसान मान लिया, तो इनका हिसाब बराबर कर दूं, इनका अकाउंट बंद कर दूं। बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, नरेशन यहीं से देख के हम लिख सकते हैं। बस लास्ट की 3 ट्रांजैक्शंस और रह गई, उसके बाद हमारी आज वाली क्लास खत्म। देखो जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो कौन सी है, नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है, अच्छा पहले बताओ डेटर्स कौन होते हैं। सर डेटर्स तो वो लोग होते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं। हमने उन्हें या तो उधार सामान बेच रखा है जनरली, या मान लो किसी को उधार दे रखा है, वो हमारे डेटर्स हैं। अब बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा हमारा डेटर्स वापस नहीं लौटाते, मर गया, डूब गया, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, जो पैसा डेटर्स से रिकवर नहीं हो पाता। मतलब मैंने मार्केट में बहुत सारा अपना सामान उधार बेच रखा था, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 50,000, किसी को 80,000, ऐसे कुल मिला के मेरा मार्केट में 10 लाख रुपीस का सामान मैंने बेचा था, और मुझे अलग अलग लोगों से कुल मिला के 10 लाख लेने थे। मतलब मेरे डेटर्स मार्केट में 10 लाख रुपए के थे। आपको क्या लगता है सब लोग इतने ईमानदार हैं कि मुझे सारा पैसा दे देंगे? बिजनेस में ऐसा होता है? नहीं, ये बात बिजनेसमैन भी जानता है। तो जो पैसा हमें नहीं मिल पाता, डूब जाता है, मर जाता है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। अच्छा क्यों नहीं दे रहे वो पैसा, क्या दिक्कत है? 2 ही बातें होती हैं, या तो नीयत खराब है या देना नहीं चाहते, वजह कुछ भी हो, हमारा तो पैसा मर गया ना, हमारा तो पैसा डूब गया। तो बैड डेट्स क्या है हमारे लिए, लॉस, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट किया जाता है। तो यहां पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2। अब अच्छा बताओगे, जो मैं बता रहा था 10 लाख रुपए मेरे मार्केट में है, लोगों से मुझे अपने 10 लाख रुपए लेने हैं, उसमें से मेरे 50,000 रुपए मर गए, मुझे पता पड़ा भाई इनसे तो नहीं मिल पाएगा। मैंने खूब कोशिश कर ली, मैंने कि यार इनके तो हालात ऐसे हैं नहीं कि मुझे पैसे दे पाएं। तो अब ये बताओ मेरे डेटर्स मार्केट में कितने होंगे? सर 9,50,000, उन्हें हटा दो 50,000 को। तो डेटर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा? डेटर्स इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए? सर डिक्रीज हो गए। और डेटर्स हमारी एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर 2 डेटर्स, ओ इसका मतलब बैड डेट्स लॉस हैं और डेटर्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। हां बिल्कुल यही मतलब है। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, Z became insolvent। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है who is unable to pay his debts, जो अपने डेट्स पूरे पूरे पे नहीं कर पाता है। तो इसमें एक Z बंदा था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, उसका दिवाला निकल गया, वो बर्बाद हो गया, वो पूरे पूरे पैसे आपके नहीं दे पाएगा। फाइनली रिसीव्ड 10 पैसा इन अ रुपी। तो पता है कितने दे पा रहा है? वो केवल 10 पैसे इन अ रुपी दे पा रहा है। 10 पैसे इन अ रुपी का मतलब 10% ही दे पा रहा है।
तो हमें इस बंदे से कितने लेने थे? 2000 रुपए, 2000। कितने दे पा रहा है? 200 ही दे पा रहा है। तो कुछ तो मिले, यानी कि 200 रुपए तो मिले। और बताओ जब पैसे मिलते हैं तो क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। कितने मिल गए? 200। अच्छा ये बताओ 2000 में से 200 मिल गए, 1800 की उम्मीद लगाएं? सर बिल्कुल भी नहीं। इंसॉल्वेंट हो गया है वो, अगला बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया है, दिवाला निकल गया है। कहां से देगा? सर मर गए पैसे। हाँ मर गए। और पैसे अगर मर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, नहीं मिलने वाले, इरिकवरेबल अमाउंट है। लॉस हो गया, लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और 2 बताओ किसका हिसाब क्लियर हो गया? जेड। जेड हमारा डेटर होगा ना, तभी तो पैसे लेने थे। अब इसका अकाउंट क्लियर करो। जेड डेबिट था, अब आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? 2000 से। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ये तो बराबर बराबर चलेंगे। नरेशन अपने हिसाब से लिख लेना कि बीइंग जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फाइनल अमाउंट रिसीव्ड। लास्ट ट्रांजैक्शन आज की, गुड्स परचेज्ड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदे। परचेज को तो सर डेबिट करते हैं, ये तो आसान सी ट्रांजैक्शन है। परचेज को डेबिट किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेंस है। और अच्छा किसके थ्रू खरीद रहे हैं? चेक से खरीद रहे हैं। जब चेक से पेमेंट करोगे तो आपके बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे। एसेट होती है, जो पैसा आपका होता है बैंक में, जो पैसे हैं वो आपकी एसेट ही तो है। अगर आपका बैंक कम हो रहा है इसका मतलब एसेट भी कम हो रही है आपकी। एसेट का डेबिट बैलेंस, और एसेट अगर कम तो टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कुल मिला के आज की ट्रांजैक्शन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगली क्लास में कुछ ट्रांजैक्शंस और लेंगे और जर्नल को फिर हम खत्म करेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ और नया टॉपिक लेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।